पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं इसलिए जीता हूँ। जीने का मुझे कुछ शौक नहीं, बस वक्त गुजारा करता हूँ। कुछ देर उलझ कर यादों में दुनिया से किनारा करता हूँ। मरता भी उसी की खातिर हूँ, मैं इसलिए जीता हूँ। शायद कि कभी मिल जाओ कहीं, मैं अस्सलामुअलैकुम। इसलिए जीता। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद। आज प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही अफसोसनाक ख़बर से जो कि गुज़िश्ता रोज़ हमें मिली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, और हम सब लोग शदीद गम में मुब्तला हैं गुज़िश्ता रोज़ से ही। और वो शख्स थे जिन्होंने अपने जब करियर का आगाज़ किया उसके बाद से हमने उनको देखा कि वो उरूज पर गए और उन्होंने अपनी जो रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं वो बेहतरीन की, घर घर में उनको देखा गया। सियासत का आगाज़ उन्होंने किया तो सियासत में भी हमें वो पेश नज़र आए, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन की। एक नामवर होस्ट भी थे, एक एंकर भी थे, सियासतदान भी थे, और अब तो वो रुकन कौमी असम्बली भी थे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। उनके हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मुलाजिम के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि आमिर लियाकत खुदादाद कॉलोनी के आबाई घर में मौजूद थे और सुबह कमरे में गए तो वो बेहोश पड़े थे और कमरे में कुछ धुआं भरा था। और उसके बाद जब उनकी हालत ये देखकर शोर मचाया गया तो मोहल्लेदार भी वहाँ पर इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद अस्पताल ने तस्दीक की कि उनकी मौत हो चुकी है। और जो आमिर लियाकत हुसैन के दोस्त हैं और रुकन कौमी असम्बली भी हैं जमात सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये कहा कि आखिरी वक्त में वो बहुत मायूस थे, बहुत परेशान थे, बहुत ज़हनी दबाव में थे। जब वो हमारे प्रोग्राम में भी आए थे तो उन्होंने बहुत सारी जो बातें वो की थी, ज़िंदगी के कई पहलुओं पर भी बात की थी, और जो तल्ख यादें हैं वो भी हमारे साथ शेयर की थी। और इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया था अपनी तीसरी शादी के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। तो उनसे बहुत सारी बातें भी हुई थी, लेकिन आखिर में ये कहा जा रहा था कि वो बहुत गम में मुब्तला थे, बहुत मायूस थे। तो आमिर लियाकत हुसैन अब दुनिया में नहीं रहे और रुखसत हो चुके हैं, लेकिन हमारी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और साथ में आज जुमे के बाद नमाज जनाजा उनकी अदा की जाएगी, साथ में जो तदफीन है वो भी जुमे के बाद होगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, दीगर खबरें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में आगे बढ़कर। जैसे कि बजट के हवाले से बात हो रही है, सुबनामा में हम थोड़ा सा बजट की भी बात कर लें। वफाकी बजट आज पेश होगा और हजम 9,500 अरब होने का इम्कान है। साथ में आपको बताएं कि 7,255 अरब टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के है। साथ में कर्ज और सूद के अदायगियों के लिए भी 3,523 अरब रुपए रखे जा सकते हैं, ये बात की जा रही है। साथ में दिफाई बजट के लिए भी 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स और छोटे परचून फरोशों पर भी फिक्स टैक्स लगाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। साथ में IMF के प्रेशर के बावजूद 578 अरब रुपए की सब्सिडी रखी जाएगी। IMF एक तरह से प्रेशर भी डाल रही है पाकिस्तान पर, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सब्सिडी दी जाएगी जो कि 578 अरब रुपए की है। साथ में आपको ये बताएं कि जब बजट की बात हो रही है तो रवां माली साल GDP की जो शरह है वो 6% रिकॉर्ड की गई है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और इसमें बहुत सारी जो बातें हैं गुज़िश्ता साल के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से वो भी सामने आई हैं। जो GDP है, ज़राअत है, खिदमात और सनती अहदाफ थे वो हासिल कर लिए गए, वो अहदाफ तो पूरे हो गए, लेकिन कई अहदाफ हैं जो बाकी रह गए, जो पूरे नहीं हो सके। करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदात के अहदाफ हासिल ना हो सके, जबकि गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। इसके साथ साथ जो महंगाई की शरह थी उसका हदफ था 8%, जबकि 13.13% तक महंगाई पहुंच गई और महंगाई में हमने बेहद इजाफा भी देखा गुज़िश्ता साल खासतौर पर और रवां साल भी। मुल्क की मईशत का जो हजम है वो 383 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है। फीकस आमदन $1,676 से बढ़कर $1,798 हो गई है, जबकि जुलाई था अप्रैल करंट अकाउंट खसारा भी 13 अरब 80 करोड़ डॉलर, जबकि जुलाई था मई तजारती खसारा जो है वो 43 अरब
और 33 करोड़ डॉलर से बढ़ गया है। तो महंगाई में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि दुनिया भर में एक तो कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से कई मसाइल का सामना था, लेकिन उसके बाद भी जो एक यूक्रेन का मामला शुरू हुआ, वो जंग का मामला शुरू हुआ, उसके बायस भी महंगाई में बेहद इजाफा हुआ और महंगाई और शरह सूद बढ़ने पर दुनिया की जो तरक्की है वो भी मुतासर हुई। कई ममालिक हमने देखे हैं जिनको बड़ी इसकी वजह से जो है वो मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा और हम श्रीलंका की एग्जाम्पल हमारे पास है, लेकिन ये सारे असरात कोविड के भी थे। और दूसरी जानब जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो मामला शुरू हुए उसकी वजह से भी काफ़ी मामलात ख़राब हो गए कई ममालिक के, और इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए उनको कई स्टेप्स लेने पड़े। पाकिस्तान भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत शदीद मुतासर है, मईशत को संभालने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन इस वक्त सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं, सख्त फैसले किए जा रहे हैं। जो बजट आ रहा है उसमें भी इस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं ताकि इस मईशत को, इस डोलती मईशत को कुछ संभाला जा सके और उसके बाद ही पॉसिबल होगा कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन अभी तो किसी किस्म का अवाम को रिलीफ देना पॉसिबल नहीं है। साथ में एक बड़ा अहम केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस हवाले से बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस का एक अहम किरदार था जिसका नाम मकसूद चपड़ासी था, वो इंतकाल कर गया। और मकसूद चपड़ासी यूएई में मुकीम थे, जबकि दुबई हुकूमत के डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक जो है वो उसकी तस्दीक भी हो गई है। 49 साल उनकी उम्र थी और हरकत कल्ब बंद होने से उनकी मौत हुई है। मकसूद चपड़ासी वजीर आजम और वजीर आला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे अहम गवाह थे और इस हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि नैब चलान के मुताबिक उनके जाती अकाउंट से 1 अरब 5 करोड़ की तरसीलात हुई थी। तो अब उनका इंतकाल हो चुका है और जैसे कि हमने आपको बताया कि वजीर आजम और वजीर आला इस वक्त मौजूदा जो वजीर आजम और वजीर आला हैं उनके केस में जो कि नैब में चलान जमा कराया गया उसमें खास तौर पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे अहम गवाह थे जिनका इंतकाल अब हो चुका है। उसके बाद जो एक अहम खबर है जिसका हम जिक्र करते रहे इस पूरा हफ्ते, क्योंकि इसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है, वो लोड शेडिंग का मामला है। लोड शेडिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है, दुरानिया बढ़ता जा रहा है और अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि लोड शेडिंग भी आगे बढ़ती जा रही है। हर घर में तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुख्तलिफ शहरों की अगर बात करें, शदीद गर्मी है और लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। शदीद परेशानी में मुब्तला इस वक्त लोग, जिंदगी जीरन हो गई है और अजियत में मुब्तला सिर्फ इस वजह से है क्योंकि घर में भी बैठ नहीं सकते, दफातर में भी बैठ नहीं सकते, काम पर जा नहीं सकते। तो इन तमाम मसाइल का सामना है। शहरों की बात करें तो वहां पर तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहाती इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और कराची में भी अब सूरत खराब होती जा रही है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची में पहले लोड शेडिंग कम की जा रही थी, लेकिन मुख्तलिफ इलाके, बल्कि जो मुस्तस्ना इलाके थे वहां पर भी अब लोड शेडिंग की जा रही है। पानी की किल्लत का भी सामना है कराची को, साथ में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना जो इलाके हैं वहां पर भी लोड शेडिंग बढ़ा दी गई है। 3 घंटे की बिजली बंदिश का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बिजली की जो बंदिश है उसमें हमने देखा कि शहरी बड़े गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर वो शिकायत भी करते रहे कि बिजली है नहीं, गर्मी शदीद है, अपना कारोबार कैसे करें, काम कैसे करें, अपने घरों में कैसे रहें, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप काम पर नहीं जा पाते, काम पर जाते हैं तो काम नहीं हो पाता। तो ये मसाइल का सामना है इस कराची वालों को खास तौर पर। अबुल हसन असफानी रोड पर भी शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया और ये मुतालबात सामने रखे, टायर जला करके हमारे मुतालबात पूरे किए जाए, हमारे घरों को बिजली दी जाए, हमारे बच्चे नहीं सो पा रहे, हमारे घर के मामलात नहीं चल पा रहे। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में ये जो बिजली के मामलात हैं लोड शेडिंग के वो बढ़ते जा रहे हैं। पेशावर गिरदमा की अगर बात करें तो वहां पर तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी है और जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कोहाट रोड पर नमक मंडी और इसके साथ साथ जो शाहढंड की जो दीवारें हैं वो भी गिर गई हैं। आर्मी स्टेडियम और घड़ी ईसा खान में छतों और दीवारों को नुकसान भी पहुंचा है। तूफान के बायस एक बच्चा भी जान बहक हुआ, जबकि 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसमें जख्मियों को रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल भी किया है। तो सुबहनामा की ये तमाम खबरें जो हमने आपके सामने रखी और ये आप सब ने जानी कि इस वक्त क्या अपडेट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं और बात ये करते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग शदीद परेशान हैं और परेशानी की वजह से लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हम 2 वक्त की रोटी की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, तो हर चीज़ का हुसूल बहुत मुश्किल हो गया है। जितनी लोगों की आमदनी है उतना जो खर्चा है, अगर उसको सिर्फ हम एक साथ देखें तो ये मुमकिन ही नज़र नहीं आता कि उस आमदनी में लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। रोज़ाना का 2 वक्त का सिर्फ वो खाना भी खाएं तो तकरीबन महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये बन जाते हैं, जिसमें गुजारा करना, क्योंकि आपने सिर्फ खाना नहीं खाना होता, आपकी यूटिलिटी बिल्स भी हैं, आपका रेंट भी है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है। तो
तमाम खर्चे उठाना बहुत मुश्किल हो गए हैं लोगों के लिए। तो हम मार्केट में निकले अपनी टीम के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान की, और हमने कोशिश की है जानने की कि लोग कितनी परेशानी में मुब्तला हैं जो ताजर है, क्योंकि अब ताजरों को भी ये फोर्स किया जा रहा है कि वो 8 बजे दुकानें बंद करें, उससे पहले बंद करें। लेकिन क्या ताजर इस पर रजामंद हैं? क्या ताजर ये बात मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि ताजरों की भी बहुत सारी शिकायत हैं, बहुत सारे शिकवे हैं। तो आपको ये डिटेल में सेगमेंट दिखाते हैं। इस वक्त मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है। कई मसाइल हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। मईशत को संभालना है, डॉलर को नीचे लाना है, रुपए की कदर बढ़ानी है। लेकिन ये तमाम मसाइल, चाहे बजट की बात ही क्यों ना हो रही हो, क्योंकि चंद दिनों में ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि बहुत जल्द बजट भी आने वाला है आइंदा माली साल का। लेकिन इस सारी सूरत हाल में तो वो मसाइल हैं जिसका सामना हुकूमत को है, जिसको मईशत को संभालने की ज़रूरत है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अवाम को किन परेशानियों का सामना है, अवाम को ये फिक्र नहीं है कि IMF के साथ क्या शराइत हैं, क्या डील करनी है, क्या बात करनी है। ना आम आवाम को ये फिक्र है कि बजट में क्या आ रहा है। जब हम आम आवाम की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, उसे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने काम को जाना है, दफातर जाना है, अपने घर जाना है, अपना रोज़गार कमाना है, खाना पीना करना है, अपने बच्चों की कफालत करनी है, अपने बच्चों की देखभाल करनी है, उनकी पेट पूजा करानी है। इस सारे मामले में जब घर को संभालने की बात आती है तो महंगाई जब हम अपने आस पास देखते हैं तो उसमें इस हद तक इजाफा हो गया है कि एक आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। किसी की आमदनी अगर 20 से 25 हज़ार रुपये भी है तो उसके लिए अपने पूरे महीने के खर्चे उठाना कैसे मुमकिन है, जब उसको बिजली का बिल भी देना है, अपना रेंट भी देना है और बाहर निकलना भी है, पेट्रोल का इस्तेमाल भी करना है जिसकी कीमत 200 रुपये से भी ऊपर जा चुकी है। और अब ये भी खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल मज़ीद बढ़ेगा। इस सारे मामले का मकसद आज हम ये कोशिश करेंगे कि अवाम में निकले, अवाम की आवाज़ सुने कि अवाम क्या सोचते हैं, एक आम शहरी क्या सोचता है, उसकी क्या ज़रूरियात हैं, उसके क्या मसाइल हैं, उसको किन मसाइल का सामना है, उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और क्या हुकूमत इसके लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही। आज इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि आम आवाम की आवाज़ बने और कोशिश करें कि उनके मसाइल क्या हैं ताकि हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचे और उनके मसाइल का हल निकालने की कोशिश की जाए। आज पर मुसलसल आ रही हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बसों में कि जो किराए में इजाफा अगर हुआ है तो कितना हुआ है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बसों के किरायों में इजाफा हुआ है पेट्रोल बढ़ने के बाद? इजाफा हुआ है, 50 रुपये हो गया है मलीर का सदर से। कौम को, वो वजीर आजम को कुछ कम करना चाहिए। कितना अगर आपका किराया बढ़ता है, अपना गुजारा कैसे करते हैं? रोजाना के खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। क्या ऑल ताजर इत्तेहाद कराची के सदर अतीक मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं कि आज हम ताजरों के मसाइल पर भी बात कर रहे हैं। अवाम की आवाज़ हम आज बने और कोशिश की हमने कि जब महंगाई बढ़ गई है तो अवाम के मसाइल कितने बढ़ गए हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो अशियाँ हैं। इसके साथ साथ जब हम ताजरों से बात करते हैं तो वो बताते हैं लोड शेडिंग के मसाइल भी हैं, बिजली नहीं है। लेकिन मुतालबा हुकूमत ये कर रही है कि दुकानों को, बाज़ारों को 8 बजे बंद कर दिया जाए। तो क्या इस वक्त जो ताजिर हैं वो इस पर मुतमईन हैं, वो मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? अतीक मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अतीक मीर साहब, इस वक्त ताजिरों से हुकूमत ये कह रही है और कोशिश कर रही है कोई मुशावरत करने की, कोई बातचीत करने की, या इन्फोर्स किया जा रहा है कि आप 8 बजे बाजार बंद कर दें? देखिए, कारोबार एक ऐसी चीज़ है कि अंधेरे में भी अगर हमें बच्चों के लिए रोटी चाहिए तो अंधेरे में भी कारोबार करने को तैयार हैं। लेकिन हम हुकूमत से ही कहते हैं कि बिजली बचाना एक अच्छा मिशन है, अच्छी मुहिम है, हम इसमें हुकूमत के साथ हैं। लेकिन कारोबार के लिए बता दिया जाए कि हम किन औकात में कारोबार करें। हमें उन औकात में बिजली चाहिए। अगर दिन भर बिला तातुल और तसलसल के साथ बिजली दस्तयाब है तो हमें 8 या 7 बजे तक भी कारोबार हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह का आगाज़ होता है तो घरों की तरफ बिजली नहीं होती, दुकानों पे बिजली नहीं होती, कारखानों में बिजली नहीं होती। ये एक ऐसा सिलसिला है कि कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 6 घंटे। यानी कि अगर मुशावरत की जाए तो ये हो सकता है कि अगर बिजली जो है वो दिन में फराम कर दी जाए तो आप लोग बाजार 7-8 बजे बंद कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिन में भी 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बिजली नहीं है। बिल्कुल। और कुछ ऐसा भी है कि मौसम गर्म होने की वजह से कुछ ऐसा निज़ाम बन गया कि लोग कदरे ठंडे वक्त में आते हैं, शाम में बाहर, जो आमतौर पर दोपहर के बाद होता है, 4 बजे, 5 बजे। अब बताइए कि अगर लोग आना शुरू हों, बड़ा शहर है और कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, लोगों को 1 घंटा मार्केटों में पहुंचने में लगता है। अगर कोई 6 बजे मार्केट पहुंचता है तो 8 बजे कारोबार बंद कर दें, 2 घंटे में तो कारोबार नहीं हो सकता। वो अपना कारोबार नहीं कर सकता। बिजली की वजह से कारोबार के जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको किस परेशानी का सामना है?
बिजली नहीं है तो हमारे तो कारोबार ही नहीं है ना, हमारा तो कारोबार ही बिजली के साथ है। दुकानों में कोई और सहूलत तो है नहीं, कोई जनरेटर या यूपीएस वगैरह यहाँ पे होते नहीं है ज़्यादातर। तो जब बिजली नहीं होगी तो कस्टमर दुकान के अंदर इस गर्मी में कैसे खड़े रहेगा? 3-4 घंटे सुबह लाइट ही चले जाती है, फिर मेन शाम का जब कारोबार का टाइम है जब लाइट नहीं होती है, अगर थोड़े रात गए बैठ भी जाते हैं तो डकैती पड़ जाती है। मतलब किसी तरह भी राहत नहीं है, ना घर में राहत है ना कारोबार पे राहत है। तो सर अगर हुकूमत, सिंध हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, वो आप लोगों के साथ बैठकर, ताजरों के साथ बैठकर मुशावरत करते हैं तो इस बातचीत से मामला ये हल किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त मुल्क को दरपेश कई मसाइल हैं, तो इन मसाइल का हल निकालने के लिए बात सर मुशावरत से हो सकती है। मुशावरत भी हुई और बारहा हुई। लॉ एंड ऑर्डर में मुशावरत होती है, कहते हैं पुलिस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पे मुशावरत होती है तो कहते हैं जनरेशन नहीं है, उसकी ट्रांसमिशन के सिस्टम ठीक नहीं है। इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं इदारों के साथ। तो जिस मसले पे बात करें, क्योंकि मसाइल ही मसाइल, मसाइलिस्तान बन गया ये मुल्क, तो उस पर यही कहते हैं कि हमारे पास मुतालिका सहूलत नहीं है। तो फिर ये बताइए कि मुशावरत तो किसी मसले के हल के लिए की जाती है, लेकिन जब हुकूमत ही हाथ उठा दे कि उसके पास कतई तौर पर आवाम के लिए सहूलतें नहीं हैं, पानी है तो वो आरओ प्लांट से ख़रीदें या फिर वो मिनरल वाटर्स पिएं, पानी भी नहीं है, कुछ भी ऐसी सहूलत नहीं है जो हुकूमत की जिम्मेदारी हो। अच्छा, ये तो बुनियादी सहूलियात हो गई जो कि फराम करना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और करना बहुत ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ अब बजट आ रहा है, हुकूमत ये कह रही है कि मैशत के हाल इस वक्त इस किस्म का है कि बजट के बाद तो बजट अवाम दोस्त हो ही नहीं सकता है। आप लोगों की क्या उम्मीद है कि आप लोगों को लगता है कि बजट के बाद ताजरों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा होंगी? इम्पोर्ट पर बैन लग रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क को इस वक्त कई मसाइल का सामना है। जब हम ओवरऑल मैशत की बात करते हैं, बजट से कोई उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, उम्मीद तो जब होती है कि हुकूमत के पास कुछ खजाना होता। हम देख रहे हैं कि डॉलर्स ज़र मुबादला खाली नहीं है हुकूमत के पास, और आवाम को देने के लिए भी कुछ नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो हुकूमत की कमज़ोरी है वो आवाम के लिए रत्ती बराबर भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं है। गैर मुल्की दौरों पे पैसा उजड़ रहा है, अय्याशियों पिकनिक पे आए हुए हैं, और इस हुकूमत को तो अल्लाह पाक ने हम पर अजाब मुसल्लत करने के लिए चुना है कि जो भी रहेंगे महीना, 2 महीने, 3 महीने, कोई एक फैसला 2 माह में बता दें कि जो हम पर किसी अजाब की मानिंद ना हो। कोई एक फैसला बता दें कि जिसको लफ्ज रिलीफ जिसमें पूरा होता था। क्योंकि फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल फ्यूल की कीमतों में इतना इजाफा हो गया तो उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। आप भी यहाँ पर काम करते हैं, कारोबार करते हैं? जी बिल्कुल। लोड शेडिंग है, बिजली के मसाइल हैं, अतीक मीर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, मसाइल और बहुत सारे हैं, महंगाई का भी है। एक आम आदमी की जब बात करते हैं तो मसाइल कितने बढ़ गए हैं महंगाई की वजह से आपके भी रोजगार में? देखिए, हर तरह से मसाइल, हर तरफ से मसाइल आए हुए हैं इस वक्त। हमारे जैसे कन्वेंस का प्रॉब्लम आता है, फ्यूल के चार्जेस बढ़े हुए हैं। अब जो पब्लिक है वो अपनी ट्रांसपोर्ट के ऊपर नहीं आ रही, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो सफ़र कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आपको पता है कि बंदा उसके किराए भी बढ़ गए हैं। बढ़ने के साथ साथ अब बंदा निकलता है, जो रास्ता 15 मिनट का है उसमें जो है वो तय करने में 1 घंटा लग जाता है। अब इसी तरीके से जितना भी कारोबार है वो सब रात का रह गया है। अब वो दिन का कारोबार ख़त्म हो गया, क्योंकि गर्मी की वजह से कोई भी निकलता नहीं है। अब रात के वक्त में फिर आते हैं तो फिर लाइट चले जाती है, फिर अंधेरे के अंदर फिर कारोबार नहीं है, फिर हमें जो है मजबूरन जो है वो दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, अपनी बढ़ानी पड़ती हैं। तो मसाइल जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं सर, बाज़ारों की हम बात करते हैं, आम महंगाई की बात करते हैं तो मसाइल हमें हर तरफ नज़र आते हैं। बिजली का मसला भी है, फ्यूल का भी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो किराए हैं वो बढ़ गए हैं। ऐसे में फिर आवाम, ख़ासतौर पर ताजिर, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी ये नई हुकूमत आई है, इसने तो समझें कि मसाइलों का एक पहाड़ गिरा दिया हमारे ऊपर ना, आवाम के ऊपर। पेट्रोल की कीमत देखो आप, 30-30 रुपये ये बढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें आम आदमी को तो छोड़ें, छोटे छोटे दुकानदार, हम लोग दुकानदार जो हैं, हमारा जो है वो पूरा करना मुश्किल हुआ हुआ इस टाइम। तो कैसे करते हैं फिर गुजारा? अभी ईद भी सर पर आ रही है, लोग अपनी ईद की तैयारी भी करते हैं, तो फिर कोई तैयारी का कोई आपका वो है, कोई प्लान कि किस तरह गुजारा करना है? अल्लाह से दुआ ही करते हैं कि भाई इनसे जान छूटे, कोई अच्छा आ जाए। सब्र ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सब्र ही किया जा सकता है। अतीक मीर साहब, लोगों से बात करके अंदाज़ा तो यही हो रहा है कि मसाइल तो हर तरफ हैं और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही है। बजट की बात भी हो रही है, ये तमाम मसाइल भी हैं। अगर हुकूमत इस वक्त आपको फोर्स करती है, ताजिरों को ख़ास तौर पर, कि दुकानें बंद की जाएँ 8 बजे और उससे पहले भी बिजली की फराहमी ऐसी ही रहती है, जो कि बिजली जाती रहती है आती रहती है, तो फिर ताजिर के एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? यकीनी बात है, आपने देखा कि जब कोरोना की सूरत हाल थी तो हुकूमतों ने उस वक्त भी
अब सूबाई तौर पर वक्त महदूद किया गया और ताजिरों ने उनका साथ दिया और साथ दिया, लेकिन उसमें भी जब देखा कि कारोबार जब डूबने लगा तो लोगों ने एहतजाज किया और कारोबार खोले, ज़बरदस्ती भी खोले। लेकिन कोरोना चूंकि एक अलग मामला है, बिल्कुल ये केस था, जी वो एक अलग मामला था, उससे हमें पाकिस्तान का मसला है इसका मईशत का। लेकिन अब है मईशत का, लोगों के रोजगार का। अब अगर हम महसूस करते हैं कि हुकूमत के किसी भी फैसले से कारोबार ख़राब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम जाते हैं, लोग भूख की तरफ जाते हैं, मज़ीद महंगाई बढ़ती है, तो फिर उसके खिलाफ एहतजाज करने पे हम मजबूर हैं, फिर हम उस फैसले को नहीं मानेंगे। मौत से दूर है और ये तमाम मसाइल तो आपने सुने, लेकिन कराची में दूध का मसला भी है क्योंकि उसकी कीमत में भी 20 रुपये इजाफा हो गया, जो कि अब 170 रुपये हो चुकी है। दही की कीमत में भी इजाफा हो गया है। जो हमारे नुमाइंदे हैं कराची के शराज अहमद, वो हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के वार बार बार आवाम पर जारी हैं। कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है तो कभी इजनास और रोज़मर्रा इस्तेमाल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा था। अब दूध की कीमत में भी एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है और शहर कायद में फ़ी लीटर दूध 20 रुपये इजाफे के बाद 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दही की कीमत भी 20 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। इस हवाले से रिटेलर से जब हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से एकदम कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इसी वजह से वो महंगा दूध बेचने पर मजबूर हैं। साथ ही साथ फार्मर्स की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिससे उनके अखराजात, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वो शदीद बढ़ चुकी है, जबकि इजनास और दीगर चारा जात की कीमतें भी जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसमें ऐसे में उनके लिए पुरानी कीमत पर दूध फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं रहा और इसी वजह से खुद जो है फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इसी वजह से शहर कायद में अब फ़ी लीटर दूध की कीमत 170 रुपये हो चुकी है। सरकार की जानिब से फ़ी लीटर दूध की कीमत 120 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर भर में कहीं भी इस कीमत पर दूध फ़रोख्त नहीं हो रहा, जिसकी वजह से शहरियों की जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ती। थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया इस हवाले से। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। कुछ मजीद बातें बजट के हवाले से करनी वो अभी बाकी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाज़ेब अहमद के साथ। बजट से कोई ख़ास उम्मीद तो नहीं है ताजिर बरादरी को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तो बजट आने वाला है, बहुत करीब आ चुका है और उसके बाद भी, उससे पहले भी ताजिरों को कोई उम्मीद नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि कुछ हुकूमत हमारा भी सोचे, कुछ आवाम का भी सोचे, कुछ महंगाई कंट्रोल करने का सोचे, क्योंकि हमारा कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है। हमारा कारोबार तकरीबन डूब चुका है। एक तरफ लोड शेडिंग है, मसाइल हैं, फिर आपके जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, महंगाई हो गई है, तो कारोबार करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कारोबारी जो बरादरी है, जो ताजिर बरादरी है, उनके साथ हमने जो डिटेल में प्रोग्राम किया उसका मकसद भी यही था कि हम ये समझ सकें कि उनके बुनियादी मसाइल हैं क्या और क्या उनको दूर करने के लिए हुकूमत कोई कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है। अगर आपने बाजार शाम को जल्द बंद कराने भी हैं बिजली बचाने के लिए, तो क्या दिन में बिजली की फराहमी उनको दी जा रही है, उसकी फराहमी हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये बहुत सारे सवालात उठते हैं कि इस वक्त ताजिर बरादरी कितनी परेशान है। लेकिन अब दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अवाम परेशान है, घर चलाना मुश्किल है महंगाई के इस दौर में। लेकिन इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि जो मुल्क की मईशत है उसको जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए जो फैसले किए जा रहे हैं, क्या उन फैसलों का नतीजा अच्छा निकलेगा, नहीं निकलेगा? क्या महंगाई पर कंट्रोल होगा या महंगाई पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता इस वक्त मईशत संभालने के लिए? बहुत सारे सवालात हैं, मजमूई सूरत-ए-हाल पर हमें बात भी करनी है, इसको समझना भी है। जो हुकूमत इस वक्त बातें कर रही है बजट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, उस पर हमारा ये जो अभी साल चल रहा है 2022 का, इसमें आने वाला वक्त कैसा है? जब तक अगले इलेक्शंस नहीं होते तो कितनी मुश्किलात हैं जिससे हमें गुजरना है और मुश्किलात का सामना करना। यही बातें समझने के लिए साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। शब्बर जैदी साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हुकूमत कह रही है कि ये जो शॉर्ट टर्म इकदामात उठाए जा रहे हैं, ये जो सख्त फैसले किए जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचेगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को फायदा इस तरह पहुंचेगा कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो कुछ कम हो जाएगी? क्योंकि महंगाई तो हम मुसलसल बढ़ती हुई देख रहे हैं। तो सख्त फैसले जो अभी किए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में हमें इसके कोई फायदे होंगे?
तो मुझे कोई शॉर्ट टर्म भी हल नजर नहीं आ रहा और लॉन्ग टर्म भी नजर नहीं आ रहा। ये जो किया गया है ये तो सिर्फ एक मजबूरी है कि आपने पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ा के सब्सिडी खत्म की है। तो ये तो अभी तक जो हुआ है ये ना लॉन्ग टर्म हल है ना शॉर्ट टर्म हल है। लॉन्ग टर्म हल तो ये है कि आप इंपोर्ट का बिल को कम करें, उसके लिए मुझे अभी तक तो कोई बुनियादी चीज नजर नहीं आई है। अच्छा, और साथ में शबीर साहब, जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें मुसलसल हम कमी देख रहे हैं। चीन के साथ माहिदा भी हो गया है कम शरह सूद पर, उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो डॉलर है वो अभी भी संभल नहीं पा रहा है। ये डॉलर को संभालने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी को कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? कल भी बात की है कि वो तो तुमको बहुत बड़ी अमाउंट के डॉलर चाहिए अगले महीने में। चाइना के जो 3.2 या जो भी अमाउंट है वो तो बहुत छोटा अमाउंट है ना। जो हमारी आज की जो पोजीशन है ज़र मुबादला की वो इस तरह की है कि हमें इमीडिएट चाहिए और जो आगे का हमारा खर्चा है तो वो उसके लिए तो कल मिफ्ता साहब ने कोई रास्ता नहीं दिया ना कि कैसे हम उस शॉर्टफॉल को पूरा करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी इस बात ने परेशानी को और डॉलर को थोड़ा खराब कर दिया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है और आप ये नहीं बता रहे कि वो रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करेंगे। तो मेरा तो उनको मशवरा ये है कि वो इस तरह की बातें नहीं करें। मतलब जब आप ये बात करते हैं कि आपको इतने डॉलर चाहिए और आप ये नहीं बताते कि कहाँ से आएंगे, तो फिर तो आप लोगों को खराब कर रहे हैं ना, आप एक अनसर्टेनिटी की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। तो मेरा तो उनको मशवरा ये है कि वो ये बात नहीं करें। हम तो खुद अवॉइड करते हैं बात करने पे, हमें पता है कि क्या होने वाला है। मगर अगर जब एक फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर ये कहता है कि हमें इतने डॉलर की जरूरत है और ये नहीं पता कि डॉलर कहाँ से आएंगे, तो आप तो शबीर साहब, भारत हमारा पड़ोसी मुल्क, उनके ज़र मुबादला के ज़खायर 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा हैं। भारत ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? इंडिया का देखिए, बात सुने ना, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब आपको 70 साल बाद याद आया कि क्या किया है। ये जो आज आपकी हालत है ये 70 साल में की है ना आपने। उन्होंने 70 साल में काम किया है, आपने 70 साल में अय्याशी की है, तो ये तो होना ही था। तो जब आप 70 साल तक अय्याशियां करते रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जंगें लड़ते रहे हैं, आप सारे दुनिया के ठेकेदार हैं, तो फिर तो ये होना ही था। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस चीज से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये तो हकीकत है, ये होना चाहिए था और हुआ है। ये कोई आज तो नहीं हो गया कि आज पाकिस्तान के रिजर्व जो है वो इसमें, आज भारत का रुपया 80 रुपए से कम है, पाकिस्तान का रुपया 205 रुपए में चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल कुदरती और नेचुरल पाकिस्तान की हालत है और ये तो होनी थी। और कोई भी समझदार आदमी जो पाकिस्तान को देख रहा था उसको ये बात अच्छी तरह पता थी कि ये होना है। अब सवाल तो ये नहीं है कि हो गया, मगर अगर आप गलती से कुछ भी सीखते ये आपकी बदकिस्मती। लेकिन फिर शबीर साहब, हम इंपोर्ट बिल की बात करते हैं, एक तरफ हम इंपोर्ट्स पर बैन भी लगा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि नॉन एसेंशियल आइटम्स पर जो बैन लगाया जा रहा है उस पर हमारे कोई इंपोर्ट बिल पर फर्क पड़ रहा है? आपकी इस पे क्या राय है? आपका अंदाजा क्या बता रहा है इस हवाले से? खास फर्क नहीं पड़ा, ये बेकार की बात है। 500-600 मिलियन फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा अभी तक। आपने कोई बड़ा इंपोर्ट बिल कट डाउन करने की अभी तक कोई बुनियादी चीज नहीं की है जिससे आपका इंपोर्ट बिल खत्म होगा। कोई चीज नहीं। आज जो उन्होंने बेकार की बात की है कि शादी 8 बजे 10 बजे बंद हो जाएगी, वो भाई बाजार का बंद होगा। सवाल तो ये है ना, 6 बजे बाजार क्यों नहीं बंद होता? शादियों का मैं पढ़ रहा था आज की बात की कि शादी 10 बजे बंद हो जाएगी, तो वो तो ठीक है, बट आप बताएं कि बाजार क्यों आप डे लाइट पे इस्तेमाल नहीं करते। और फिर शबीर साहब, हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते रहते हैं। फिर हम इस वक्त कुकिंग ऑयल की बात भी करेंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल की भी जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो चाहे 90% पाम और सोया सीड हो, वो बाहर से ही आता है और बाहर से ही मंगवाया जाता है। तो अगर इंपोर्ट पर टैक्सेस बढ़ाए गए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक नई लहर आएगी, महंगाई की नई लहर आएगी। एक ऑलरेडी लहर हम देख रहे हैं और इसके बाद जब इंपोर्ट पर टैक्स मजीद बढ़ जाएगा तो फिर तो महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो फिर काबू पाया कब जाएगा? तो ये ऑलरेडी बढ़ चुका है और आप इस्तेमाल नहीं करते लोकल आपका जो ऑयल है वो आपने बंद कर दिया। तो ये तो मैं यही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान तो एक बड़े अजीब से ट्रैप में फंस चुका है, मगर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही, ना हुकूमत को समझ आ रही है। और ये छोटी मोटी बातें कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है ना। बेसिकली हम जो कुछ सारी बातें कर रहे हैं तो फायदा नहीं है, कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। तो शबीर साहब, ये IMF प्रोग्राम से हमें कोई फायदा होगा? कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं? वो है जहाँ पे आपने कोई सही चीज सही चल रही है उसको सही देख रहे हैं। ये तो तबाही को बचाना है सिर्फ, ये रिफॉर्म नहीं है। आप तबाही की तरफ जा रहे हैं, आपने उसे बचाना है, दैट्स ऑल। ये रिफॉर्म नहीं हो रही है, इससे अच्छाई नहीं आ जाएगी। आप मेरी बात समझें, IMF प्रोग्राम से अच्छाई नहीं आ जाएगी।
या कोई इम्पोर्ट कंट्रोल से अच्छाई नहीं आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक चीज तबाही की तरफ जा रही है, आप उसको तबाही को लाके रस्सी से बांध के रोक रहे हो, मगर ये मतलब नहीं है कि वो ठीक हो गई है। सवाल ये कहने का बेटा, पहले तो आप उसको नीचे गड्ढे से गिरने से उठाओगे ना, क्योंकि गड्ढे में गिर रही है। तो ये जो आप कह रहे हैं रिफॉर्म नहीं हो रही है, ये सिर्फ गड्ढे से गिरने से रोकने की कोशिश हो रही है। और फिर ऐसे में शहबाज ज़हरी साहब, ज़राअत पर टैक्स लगाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ज़राअत पर तो इस वक्त क्योंकि थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना चाहिए, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ज़राअत पर भी टैक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगे? एग्रीकल्चर में प्रॉफिट नहीं है, बल्कि जो उसके आड़ती और दरमियान में मिडिल मैन है उस पर टैक्स नहीं हो रहा, वो बेसिकली मसला है, वो बेकार की। ये भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, टैक्स का कोई ताल्लुक इस वक्त। तो फिर शहबाज ज़हरी साहब, आप जो बातें कर रहे हैं और जिस तरफ इशारे कर रहे हैं, तबाही की बात कर रहे हैं, तो फिर तो हम दिवालिया होने की जो बात है वही हो सकती है सब यहाँ पर पाकिस्तान की। पाकिस्तान का दिवालिया का मतलब क्या होता है, पहले ये फैसला कर लेना। दिवालिया का मतलब होता है जो भी चीज है वो अपने कर्जे को आमदनी से पे नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान 1976-75 से दिवालिया है, लोकल करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में भी। तो दिवालिया तो है, दिवालिया का मतलब डिफॉल्ट नहीं होता, और पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मगर पाकिस्तान फाइनेंशियली बैंकरप्ट है और ये रियलिटी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, साबिक चेयरमैन FPR शहबाज ज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त, ज़र मुबादला के ज़खायर हो, मईशत हो, या इस वक्त जो बजट आने वाला है उस हवाले से उनसे डिस्कशन हुई डिटेल में। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहज़ेब अहमद के साथ। वफाकी बजट पर बात हो रही है, मईशत पर बात हो रही है, जो इस वक्त मसाइल हैं खासतौर पर इम्पोर्ट बिल के, उस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी सारे मामले पर कि इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट को कितनी मसाइल का सामना है, नए टैक्स कौन से लगने वाले हैं, जो बजट आने वाला है उसके बाद क्या बजट जो है वो असरअंदाज होगा, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं खासतौर पर हमारी एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसको बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्ट को कम करना बहुत ज़रूरी है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इदरीस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले इदरीस साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। इदरीस मेमन साहब, सबसे पहले तो मैं आपके सामने कौमी इक्तिसादी सर्वे की बात करूंगा, क्योंकि हुकूमत महंगाई, तजारती खसारे, दरामदात और गंदम और कपास के पैदावारी जो अहदाफ हैं वो हासिल नहीं कर सकी है। इसकी सबसे बड़ी और अहम बुनियादी वजह क्या है आपके ख्याल में? हमने तमाम चीजें वो बयान कर दी कि किस तरह इस मुश्किल वक्त में भी एक बेहतर और बैलेंस बजट बनाया जा सकता है, जिससे हुकूमत का हदफ भी मुतासिर न हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आसानी हो। तो हमारी 12 दिन से मुसलसल मुलाकातें और मुसलसल गुफ्तगू शुनीद हो रही थी डिफरेंट चीज़ों पर, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत ने हमें सुना है और हमारी जो भी तजावीज़ थी उन पर तवील बहस की है, तो आने वाले दिनों में एक बेहतर बजट देखने में मिलेगा। क्योंकि हम इस वक्त आइडियल सिचुएशन में नहीं रह रहे। पाकिस्तान को कई मसाइल का सामना, तेल की बढ़ती हुई कीमतें, गैस की बढ़ती हुई कीमतें, और अभी आपने बताया कि कॉटन और बीज जो फसलें हैं वो अपने आदाब पूरे नहीं कर सकी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब मिल बैठकर बात होती है, बाहमी मशवरे से काम होता है, तो रास्ते निकल आते हैं। और वही 12 दिन से गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के लोग कर रहे थे। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला आज क्या होता है। उम्मीद ये है कि जो वादे किए गए वो पूरे हों। इदरीस साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी नजर में वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें टैक्स बढ़ाना या कम करना इस वक्त नागुज़ीर है? देखिए, वो तमाम जो पुरतायुश अशिया है उन पर बैन ऑलरेडी लगा दिया गया है। वो तमाम रॉ मटीरियल जिसको इम्पोर्ट करके और हम अपनी मुल्क की बरामदात को बढ़ा सकते हैं, तो उसकी हमने तजवीज़ दे दी है कि उसको बिल्कुल जो है इजाज़त दी जाए। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पावर्स की बात की है, और इसके अलावा हम बात की है कि जो गैस अनइंटरप्टेड सप्लाई है टेक्सटाइल कम्युनिटी को जो एक्सपोर्ट या सब्स्टिट्यूट है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के, उन तमाम लोगों को देखिए 4% का डिक्लाइन है इस वक्त सिर्फ कराची की एक्सपोर्ट में। तो पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान कितना बड़े मुबादला से जो है महरूम हो गया। हमारी 4 दिन से जो बताया कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होगा, और जो डिफरेंट देखें पाकिस्तान की तारीख पहली बार हुकूमत ने
प्री बजट जो है सेमिनार का जो है इंतजाम किया और पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी थी उसमें। और सबसे अच्छी बात उसमें पेट्रोलियम के लोग भी थे, एनर्जी सेक्टर के मिनिस्टर थे, कॉमर्स के मिनिस्टर थे और अपना फाइनेंस के थे। तो चारों जो है मेन बिल्कुल बिल्कुल इदरीस साहब हम यही बात कर रहे हैं क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत जो है वो इकदाम उठा रही है इंपोर्ट के हवाले से। इंपोर्ट पर बैन भी लग रहे हैं, नॉन एसेंशियल आइटम्स पर बैन लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इंपोर्ट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि जो एक्सपोर्ट है हमारी इंटरनेशनल मार्केट में, वो इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी अगर इंपोर्ट कम करनी है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी भी है, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको फौरी तौर पर इकदाम उठाने पड़ेंगे। तो इदरीस मेमन साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि इंपोर्ट को कम करने के साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। इस वक्त हुकूमत को क्या फौरी तौर पर इकदाम करने पड़ेंगे कि इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जाए या इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट किया जाए इस सूरत में कि हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो? देखिए, मैंने आपको कहा कि हमने उनसे गुजारिश की कि चीजों को प्रायोरिटाइज किया जाए कि पाकिस्तान को कहां से ज़र मुबादला हासिल हो सकता है, जिस शहर से, जिस इंडस्ट्री से हो सकता है, तो उसको पहले गैस दी जाए, बिजली दी जाए, ताकि पाकिस्तान को फायदा हो। हमें इस वक्त इज्तिमाई मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले करने होंगे और वज़ीर आज़म साहब ने पूरी तौर पर हमारे इस मौक़िफ़ की तारीफ की है और वादा किया है कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे। जैसे कि अगर गैस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को दे दी जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने में फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो ये वो तमाम चीजें जिसको देख कर फैसले करने होंगे। फिर वो तमाम इक़दाम जो ब्यूरोक्रेसी से बिजनेस कम्युनिटी को फेस करने पड़ते हैं, जैसे हर्डल्स पैदा होते हैं, तो बिजनेस में मुश्किलात होती हैं, तमाम को भी दूर करने का वादा किया गया है। सेल्स टैक्स के हवाले से हमारी बहुत बात हुई है, ऑल्टरनेट एनर्जी के हवाले से हमारी बात हुई है। सोलर पे देखें, हमारे पास बिजली है नहीं, गैस है, चीन से इंटरनेशनल मार्केट में आसमान पर है, तो इस सोलर एनर्जी रहती थी, उस पर भी 17% सेल्स टैक्स लगा दिया गया, तो वो भी उन्होंने वादा किया है। जी साहब, बिल्कुल। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमें फिर फैसिलिटेट करना पड़ेगा ताजिर बरादरी को भी, उनके जो मसाइल हैं, चाहे बिजली की वजह से शाम को मार्केटें बंद करनी है जल्दी, वो मसाइल भी हल करने पड़ेंगे ताकि इजीली बिजनेस हमारा चल सके। थैंक यू वेरी मच इदरीस मेमन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, ओवरऑल बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, कुछ और गेस्ट भी हैं, उनको शामिल करना है प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले इदरीस मेमन साहब के साथ, और अब हमें ज्वाइन किया है मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं आरिफ हबीब साहब, उनसे हम बात करेंगे। आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आरिफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त मुल्क को मुआशी बहरान का सामना है, मुआशी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, डॉलर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट बिल पर भी कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त वो ओनली ऑप्शन वी हैव कि वो सिर्फ और सिर्फ आवाम पर बोझ डाला जाए, टैक्सेस लगाए जाए इस बजट में, ये और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस वक्त? बजट के जो भी जितने भी टारगेट्स हैं वो टारगेट्स तो अचीव हुए, लेकिन जो किया है जिसने वो ये किया इंपोर्ट्स वो बढ़ गए हैं जो बजट से, उसकी वजह से वो करंट अकाउंट हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आ गया, और हमारे रिजर्व प्रेशर आया तो रुपए की कीमत है वो कमजोर हो, वीक हो, और उसकी वजह से और महंगा है वो ये कॉन्ट्रीब्यूट। तो ये है दूसरी साइड पे जो हमारा जो बजट के सिलसिले में कुछ जो है वो रेवेन्यू साइड पे जो है वो अचीव हुई है, जो एक्सपेंडिचर साइड पे जो वो है वो एक्सीड कर रही है। एक्सीड करने की वजह से हमारा बजटेड डेफिसिट से ज्यादा वो डेफिसिट आ गया, और अल्टीमेटली और बोरिंग जो है वो अब IMF ने है वो जो है वो टारगेट दिया है का रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जो है वो ये दिया है कि अब 6,000 बिलियन
6 ट्रिलियन तो नंबर अच्छा है हमें इस करंट ईयर में। अगले वो कहते हैं कि 7,255 बिलियन रुपये है उसका टारगेट है। वो टारगेट नजर में जो है अचीवेबल है। अचीवेबल इसमें है कि एडिशन 1255 फीस है, उसमें से 7-8 जो है वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ से जो है वो अचीव हो सकेगा। 300 से 400 बिलियन अंदाजे गवर्नमेंट को नए टैक्स। आरिफ हबीब साहब, जो मुआशी हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, इसमें बेहतरी लाने के लिए हुकूमत को किस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए? बजट कैसा होना चाहिए? वो बजट जो इस वक्त आने वाला है उसके बाद क्या कोई रिलीफ मिलने के चांसेस है? क्या एटलीस्ट हमारी जो मैशत है वो संभल सकेगी? IMF का जो प्रोग्राम है अगर वो रिज्यूम होता है तो इससे पाकिस्तान को कितना फायदा पहुंचेगा? लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि IMF के प्रेशर के बावजूद जो 578 अरब रुपए की सब्सिडी है वो रखी जा रही है इस बजट में। जी, आई थिंक सब्सिडी जो अमाउंट है वो कम किया जा रहा है। सब्सिडी के अमाउंट को रखी जरूर जा रही है। जैसे जो है वो इस वक्त जो है वो 1700 बिलियन की जो है सब्सिडीज हैं। अगर वो सब्सिडीज कम करके और ये कर रहे हैं 500 और कुछ बिलियन रुपीस, तो वो तो आई थिंक फिर भी सब्सिडीज विड्रॉ हो रही हैं। और जो जरूरी सब्सिडीज हैं वो उन्होंने सोचा होगा कि उसको रखना जो है वो जरूरी है सेक्टर्स और उन ओवरऑल जो है वो उस पॉलिसी सपोर्ट के लिए। तो जो है इस वक्त, और जो आपने सवाल किया कि जो ये IMF के साथ प्रोग्राम हो जाता है, वो IMF के साथ प्रोग्राम क्रिटिकल इसलिए है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है इस वक्त, और इसमें जो डिक्लाइनिंग रिजर्व्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए IMF प्रोग्राम जरूरी है। क्योंकि IMF की अपनी भी जो है वो सपोर्ट है, और उससे लिंक जो है बाकी दूसरे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, इवन जो है वो सऊदीज एंड UAE एंड चाइना, वो भी सब जो है इसी बात पे इंसिस्ट करते हैं कि आप IMF के प्रोग्राम में जो है वो जाएं और उनकी जो कंडीशनलिटीज हैं उनको पूरा करें। तो जब ये अगर पूरा करते हैं तो फिर उनकी तरफ से जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जो है वो फिर रिज्यूम हो जाएगा, और वो रिज्यूम हो जाएगा तो फिर हम ये मुश्किल सूरत हाल से जो है वो निकल सकेंगे। ठीक है, मुश्किल सूरत हाल से निकल सकेंगे, क्योंकि सर बात ये की जा रही है ना कि इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म में हम सख्त फैसले कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें फायदा पहुंच जाएगा। तो एक तो हम यही आपसे समझना चाह रहे हैं कि इस किस्म के जो फैसले किए जा रहे हैं इससे हमें लॉन्ग टर्म में कितना फायदा होगा। अभी हुकूमत सख्त फैसले कर लेगी, इस बजट के बाद सख्त फैसले हो जाएंगे, लेकिन क्या इसके बाद हमारी जो मैशत है ओवरऑल सर वो संभल सकेगी? क्योंकि हम इम्पोर्ट बिल जो है वो मुसलसल बढ़ता देख रहे हैं, इम्पोर्ट पर जो है वो बैन भी लग गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काबू में नहीं आ रही है इम्पोर्ट। जी, इसमें सिर्फ इस एग्जाम से कि IMF के साथ प्रोग्राम रिज्यूम हो जाएगा तो चीजें खुद ब खुद ठीक नहीं होंगी, उसके लिए मजीद मेहनत की जरूरत होगी। IMF के प्रोग्राम के जरिए आपको कुछ वक्त मिल जाएगा, और कुछ ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। लाइफ सेविंग जो है वो आपको मिल रही है कि भाई कुछ अर्सा आपको जो है वो वक्त मिल गया, और वो वक्त जो मिल गया तो आपको अपने मामलात को जो है मजीद अच्छा बेहतर मैनेज करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल में लाना होगा, और वो कंट्रोल में लाएंगे तो फिर जाके जो है, और अब उसके लिए दो तरीके हैं कि उसके लिए तो इम्पोर्ट हम कम करें या हम एक्सपोर्ट, रिमिटेंसेज, इन्वेस्टमेंट को जो है वो बढ़ाएं। तो उसके ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है। फिर उसके बाद जो जरूरत ये कि रुपए की जो वैल्यू है उसको डिफेंड करने की जरूरत है। इंटरेस्ट रेट को दोबारा जो है वो नीचे लाने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। जब ये सब करेंगे तो हम हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर जो है वो कम होंगे, और बिजनेस की लागत जो है वो भी कंट्रोल में रहेगी। अच्छा आरिफ हबीब साहब, इसके साथ साथ मैं पेट्रोल से मुतालिक बात जरूर करना चाहूंगा। फ्यूल मुसलसल महंगा होता जा रहा है, आलमी मंडी की हम बात करते हैं, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का रूस के साथ एक मुआहदे की बातें हो रही थी, क्या ये पॉसिबल है कि तेल रूस से खरीदा जाए? और अगर इसमें रुकावटें तो वो क्या रुकावटें? अगर हमें सस्ता तेल मिल सकता है रूस से तो क्यों नहीं खरीदा जा रहा? आई थिंक ये डेफिनेटली अगर वो मिल रहा है तो उसको जरूर जो है वो अवेल करना चाहिए।
और उसके जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो तो आई बिलीव कि जो लोग इसको डील कर रहे हैं वो ज्यादा इसको बेहतर जानते हैं। बट अगर कोई सिंपल सवाल अगर ये है कि क्या हमसे लेना चाहिए, तो वो तो बिल्कुल रूस से हमें अवेल करना चाहिए ताकि ये जो प्रेशर है वो कम हो सके और उसमें से कुछ जो है वो आवाम को पास ऑन किया जा सके या आवाम के ऊपर मजीद बोझ जो है वो न पड़े। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी फिर पिछले कुछ दिनों में $10-12 जो है ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में और बढ़ गया। तो ये सारी जो हम पे जो कयामत टूट रही है वो ज्यादातर जो है वो इंटरनेशनली जो कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा है और प्राइसेस जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से जो है ये हम पे सारा बोझ जो है और आवाम पे ये बोझ बढ़ रहा है। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है उसकी भी एक लिमिट है कि उन्होंने अपने जो टैक्सेस थे वो तो सारे खत्म कर दिए, लेकिन कुछ दिनों से अपने जेब से पैसे दे रही थी, तो जेब से तो ज्यादा अर्से तक पैसे नहीं, सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आरिफ हबीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया ओवरऑल इस मामले पर बात करने के लिए। जो इस वक्त मुआशी मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना है उससे किस तरीके से निकला जा सकता है, क्या सजेशंस थे वो आरिफ हबीब साहब ने हमारे साथ शेयर किए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपना वो सेगमेंट भी शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का हम जिक्र भी कर रहे थे, और हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो लोग हैं जो हिम्मत दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएं। तो बहादुरी और हिम्मत की एक और ही मिसाल है जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने एक ऐसे फूड राइडर से आपको मिलवाया था जो एक हाथ से महरूम थे और इसके बावजूद वो रिज़्क़े हलाल के लिए बाहर निकलते हैं, अपने रोजगार के लिए निकलते हैं और कमाई करते हैं। लेकिन आज हम आपकी एक और फूड राइडर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, और इन फूड राइडर की जितनी तारीफ की जाए वो वाकई कम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो दोनों पाँव से महरूम हैं और इसके बावजूद वो फूड डिलीवरी का काम करते हैं, घरों में जाते हैं, फूड डिलीवर करते हैं, खाना डिलीवर करते हैं, और इस तरीके से वो अपना रोजगार कमा रहे हैं। और ये जो चैलेंज है उनको फिजिकली, इसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना काम जारी रखे हुए हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे बात भी करते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सबसे पहले तो आप बताएं कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से? बिल्कुल इमरान, बहुत अच्छा लगा कि आप रोजगार कमाने के लिए आप तमाम चैलेंजेस को एक तरफ रखते हुए अपना काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अपनी कहानी बताइएगा, हुआ क्या था, क्या वजह बनी कि आप इन दो पाँव से महरूम हो गए? ये जी मुझे जो है ना वो बचपन में जो है ना वो पोलियो हुआ था, तो उसी वजह से मुझे ये डिसेबिलिटी हुई है। अच्छा, ये बचपन में। अच्छा, बचपन में इसका प्रॉब्लम हुआ था। तो इमरान, आपने फूड डिलीवरी का काम कब शुरू किया? ये मुझे फूड डिलीवरी का काम करते हुए तकरीबन 6 से 7 माह हो गए हैं। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आप काम कर रहे हैं, 6 से 7 माह हो गए। तो इससे पहले आप क्या करते थे, और थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताइएगा। आप किस किस को सपोर्ट करते हैं अपने घर में, रोज़गार जो कमाते हैं, क्या आपके बच्चे भी हैं? जी, मैं ये जो है ना मैं शादीशुदा हूँ जी, और मेरी एक बेटी है फैमिली में, जो मैं इधर रिहाइश पजीर हूँ रावलपिंडी में। बेसिकली मैं कबीरवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं वालिदैन को भी सपोर्ट करता हूँ और अपनी फैमिली के भी जो मामला देखता हूँ इससे। तो कैसे आपका गुजारा पूरा हो जाता है जब आप बाहर निकलते हैं? क्योंकि जाहिर है आपके काम में थोड़ी रुकावट आती है या नहीं आती? आप कोशिश करते हैं दीगर लोगों की तरह बिल्कुल अपना काम जारी रखें और अपना रोजगार कमाएं? जी डेफिनेटली, बिल्कुल जी, मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन अब सिचुएशन इस तरह की है तो क्या करें। पहले मेरी एक जो है ना वो शॉप थी जो कि कोविड की जद में आ गई, फिर उसको जो है ना आगे रन नहीं कर पाए, लॉस हो गया था, तो फिर वो ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर जो है ना मैं जॉब्स वगैरह ढूंढता रहा हूँ, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली मैं जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाया। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप अगर इधर आके ट्राई करें, बिकॉज मेरे पास एक स्पेशल व्हीकल मोटरसाइकिल है थी, मैं उसे चला सकता था। तो मेरे दोस्त ने बताया कि आप अगर कर सकते हैं तो ट्राई कर लें। इमरान, आपकी जो वीडियो है तो पहले तो मुझे यही समझना चाह रहा हूँ, अपने नाज़रीन को बताना भी चाह रहे हैं कि इसमें आप मोटरसाइकिल चलाते कैसे हैं? ये मोटरसाइकिल कौन सी है और किस तरीके से चलाते हैं आप? ये जी चाइना की मोटरसाइकिल है, मॉडिफाई की हुई है, वहीं मैंने खानेवाल से बनवाई थी, और इसको हाथ वगैरह से जो है ना किक लगाता हूँ, और साथ जो है ना मैं हाथ से किक लगा के इसको चलाता हूँ।
तो मुश्किल कोई नहीं होती आपको ये बाइक चलाने में जब ट्रैफिक में निकलते हैं? हमारे तो ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम है इमरान, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गई है, बड़े मसाइल हो गए हैं, ऐसी ट्रैफिक में चलाना आपके लिए कोई मुश्किल तो नहीं होती इसमें? सर मुश्किलात तो हैं, लेकिन अब इसमें जो है ना वो क्या किया जा सकता है, कोई ऑप्शन जो है ना वो भी मेरे पास नहीं है जिससे मैं इससे जो है ना वो कोई और जो है ना वो इससे कोई करूं। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब अगर हम बैठ जाएं घर में तो फिर और कुछ करने का मेरे पास कुछ है नहीं, बिकॉज जॉब भी नहीं है और मैं एक ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। जब उसमें ज़रा मैं कामयाब हो जाऊँगा तो थोड़ी तो फिर शायद मैं ये छोड़ दूँ, लेकिन अभी तक तो मेरे लिए यही सब कुछ है। नहीं, हमें बहुत खुशी हुई आपको ये देखकर। इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें इमरान, और आगे भी आप बढ़ते रहें, रोज़गार जिस तरीके से कमा रहे हैं और घर में सबको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे, जुर्रत दे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह मंडे को। जब तक के लिए मुझे शाहज़ेब अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।